हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता फ्रॉम एएसएस इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे एएसएस ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एएसएस ऑनलाइन कोचिंग, ताकि जितने भी वीडियो कंटेंट हम आप पीडीएफ नोट्स डालें वो सभी आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एएसएस ऑनलाइन कोचिंग। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इनके जीने का जीवन तरीका क्या था, सारी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, 2600 बीसी से 1900 बीसी तक ये टाइम पीरियड चला था। इसे मैच्योर टाइम पीरियड कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड को बहुत डेवलपमेंट वाला टाइम पीरियड कहा जाता था। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं। अब आपको बता दी जाए हड़प्पा सभ्यता, अगर जब पता है आपको कि सबसे पहले जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता है, यही सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जब हमारी खोज हो गई एक नई सभ्यता के 1920 के दशक में, 1920s के टाइम पीरियड पे जब खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की, तब लोगों को पता लगा कि सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। ये लोगों को पता लगा 1920 में। नहीं तो लोगों को पहले लगता था कि सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता है। और ये भी कहा जाता है कि ये सभ्यता जो है वो 5 से 8 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है। और अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये बहुत ही डेवलपमेंट वाला टाइम पीरियड रहा। और ये हर तरीके से यहाँ पे कहा जाता है प्लानिंग से होता था। वहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी होती थी सभी चीज़ें प्लानिंग से यहाँ पे होती थी। ये बहुत ही एक तरीके से समृद्ध सभ्यता थी। चलिए और देख लेते हैं क्या आगे। हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी जिनके कारण कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही डेवलपमेंट है और बहुत सारी चीज़ें। तो हमें वहाँ पे एक मोहर मिली, एक सील मिली। आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी डिज़ाइंस बने हुए हैं, एनिमल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। इससे हमें क्या पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो थी वो क्या थी, हड़प्पन सील थी। ये हमें वहाँ मिली थी। हमने यहाँ पे इसको देखा कि ये कैसे लिखी हुई थी। ये कैसे लिखी हुई थी, पत्थर पर लिखी जाती थी। कौन से पत्थर पर लिखी जाती थी, सील खड़ी नामक पत्थर है, उस पत्थर पे ये बनी गई थी। और इस पे क्या जानवरों को चित्र उत्कीर्ण थे। लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। पता नहीं क्यों बहुत सारे इतिहासकार ने इनको पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। पता नहीं समझ नहीं पाए हैं वो कि क्या लिखा हुआ है। बस उनको ये चित्र वगैरह, ये चिन्ह दिखते हैं कि वो कैसे क्या चीज़ें हैं। कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता बहुत ही समृद्ध सभ्यता है। चलिए अब एक बात बताइए कि अगर हम देखें हमारे लोगों का जीवन, हम जो लोग जीवन जीते हैं उन जीवन जीने के लिए क्या हमारी बेसिक नीड्स हैं। पहले रोटी कपड़ा मकान हो गया। और क्या अब आज के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट हो गया, एजुकेशन भी हो गया है। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी अपने जीवन को चलाने की, क्या करते होंगे वहाँ के लोग, कुछ तो करते होंगे अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए। वो ऐसे 4 चीज़ें करते थे। 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ हम बात करें तो कृषि करते थे, फिर दूसरी बात करें तो पशुपालन करते थे, तीसरा शिकार करते थे और चौथा व्यापार करते थे। ये ऐसी 4 चीज़ें थी जिनसे वो अपना जीवन क्या करते थे, निर्वाह करते थे। कृषि से क्या मिलते, बहुत सारी फसलें उगाते होंगे वो, बहुत सारी फसलें उगाने से क्या करते थे, अपने जीवन को चलाते थे। पशुपालन करते थे। पशुपालन में अगर हम देखें तो किस किस को वो पालते थे, भैंस हो गए, बकरी, भेड़ आदि, इन सबको क्या करते थे, वो पालते थे। अगर हम शिकार करें तो शिकार किन किन चीज़ों का करते होंगे, बहुत सारी चीज़ों का शिकार। वहाँ पे हम देखें तो हमें मछली वगैरह की हड्डी मिली, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमें मिली हैं जिनसे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि, पशुपालन और व्यापार। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार से हमें ये पता लगा है कि एक जैसी चीज़ जो है वो अलग अलग स्थानों पर मिली है, जिनसे हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, वो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज की गई। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति थे डायरेक्टर जनरल, कौन थे,
जॉन मार्शल, इन्होंने क्या किया, ये हेड थे एक तरीके से, इनके नेतृत्व में, इनके अंडर में क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। अब इन्होंने 2 व्यक्ति को नियुक्त किया था। पहला व्यक्ति जो था वो था दयाराम साहनी। इसने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो ने 1922 में किसकी खोज करी, रखालदास बनर्जी ने खोज कर दी थी मोहनजोदाड़ो की। मतलब क्या कहा जाता है कि 1920s के टाइम पीरियड पे दोनों ही सभ्यता की खोज कर ली गई। ठीक है, अब दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये 2 व्यक्ति जो थे, इन्होंने क्या देखा, जो जो एक तरीके से जो चीज़ हड़प्पा में मिली है वही चीज़ मोहनजोदाड़ो में मिली है, उसको भी वहाँ पे वही मोहर मिली। और अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वहाँ पे भी वही मोहर, वही सील मिली, जिनसे पता लगता है कि ये क्या थे, हड़प्पा संस्कृति के ये 2 मुख्य केंद्र रहे होंगे। अब सीधी सी बात है, 1920s के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि अब हमारी सबसे पुरानी सभ्यता जो रही थी, कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता रही होगी। 1924 में जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दी पूरे विश्व के सामने कि हमें एक सभ्यता की खोज कर ली गई है जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हाँ, सबसे पहले जो हड़प्पा में, हड़प्पा नामक स्थान पर खोज की गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। इसको एक नाम और से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसीलिए भी हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे आप रीडिंग करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कृषि प्रौद्योगिकी, अगर हम बात करें कि वहाँ के लोग कृषि तो करते थे, लेकिन कृषि करने के लिए उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती थी। हम भी यहाँ पे कृषि करते हैं, देखते हैं किसान को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जिनसे पता लगा है कि वहाँ के लोग ऐसे एक तरीके से खेती किया करते थे। पहला हल का प्रयोग करते थे, जुताई, बीज, कृषि औजार। सीधी सी बात है, कृषि को करने के लिए औजार की तो आवश्यकता पड़ती होगी, तो उनके औजारों का प्रयोग करते थे। अब नदी तो उस टाइम पे होती ही थी, तो क्या करते थे, वो सिंचाई के लिए पानी का यूज़ करते थे। देखिए, इतिहासकारों को चौलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। मतलब क्या है, चौलिस्तान और बनावली में क्या मिले, बहुत सारे उनको एक तरीके से क्या हल वगैरह चीज़, बहुत सारी चीज़ें मिली जिनसे पता लगा है कि मिट्टी के हल ये यहाँ पे क्या करते थे, कृषि करते थे। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हलों के द्वारा जुताई की जाती थी। अब कालीबंगन में खेतों के जुते हुए प्रमाण मिले हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्या, बहुत सारे फसल जो काटते हैं उसके लिए औजार वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें पता लगा कि यहाँ के लोग भी खेती बहुत अच्छे तरीके से, और किन किन चीज़ों की आवश्यकता उनको पड़ती थी खेती करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक हड़प्पा और एक दूसरा मोहनजोदाड़ो। ये दोनों ही हमें यहाँ पे, हमने रीडिंग कर लेना, आप सब यहाँ पे पता चला कि कहाँ से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे खेती वगैरह किया करते थे। पुरास्थल, सबसे इम्पॉर्टेंट, पुरास्थल अगर आपसे पूछा जाए पुरास्थल का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका, पुरास्थल किसे कहते हैं, पुरास्थल उसे कहते हैं जहाँ पे क्या मिले, औजार मिले, बर्तन मिले, इमारतें मिले, और बहुत सारे अवशेष मिले, उनको क्या कहते हैं, पुरास्थल कहते हैं। पुरानी पुरानी चीज़ें मिली जिसे क्या कहते हैं, पुरास्थल कहते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में पता लगा है। कुछ अवशेष सीधी सी बात है ज़मीन के अंदर भी मिले होंगे खुदाई करने के बाद, कुछ ज़मीन के ऊपर भी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें पता लगा है कि वहाँ के लोगों का रहने का तरीका क्या क्या होता था। और एक बात और, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी थी कि ये क्या करते थे, सब प्लानिंग करते थे। मतलब क्या था कि कोई भी चीज़ अगर वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उससे वो पहले प्लानिंग क्या करते थे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। वहाँ पे प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें होती थी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि ये जो बस्ती थी वो 2 भागों में विभाजित थी, पहली दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग को सीटाडेल कहते हैं और निचला शहर को लोअर टाउन कहते हैं। अगर हम बात करें बस्ती के बारे में, बस्ती 2 टाइप्स में डिवाइड कर दी गई थी, एक का नाम था सीटाडेल और दूसरा का नाम था लोअर टाउन। सीटाडेल जो था, अगर हम बात करें, ये बहुत छोटा था लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था, ठीक है।
सिटाडेल क्या था, दुर्ग जो था वो बहुत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। अगर हम बात करें इसको ऊंचा पर क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसकी संरचना जो बनी हुई थी वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी और दुर्ग के चारों तरफ क्या थी, दीवारों से घेरा गया था, ताकि ये क्या करता था, दुर्ग को, निचले शहर और दुर्ग एक दूसरे को अलग करते थे, इसलिए किया जाता था। और दुर्ग पर बनी संरचना, जैसे कि सीधे सी बात है, दुर्ग पर जो भी संरचना बनी हुई थी उसे कोई भी विशिष्ट कार्य जो होते थे उनके लिए उपयोग में लाया जाता था। हमने एक चीज़ देखा, यहाँ पे माल गोदाम भी हमें मिला है। माल गोदाम मतलब फूड स्टोरेज की जगह होती है, जहाँ पे हम बहुत सारा फूड जो होता है वो स्टोरेज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि जो नीचे की चीज़, जो माल गोदाम है उसके नीचे की जो दीवार है वो किससे बनी हुई है, कच्ची ईंटों से बनी हुई है। और लेकिन ऊपर की दीवार की अगर हम बात करें तो वो क्या, लकड़ी से बनी हुई है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि कच्ची ईंटों से जो चीज़ें बनी थी वो अभी तक है, लेकिन जो लकड़ी से बना हुआ एक तरीके से दीवार थी वो क्या हो गई, नष्ट हो चुकी है। हम दुर्ग में ही बहुत बड़े हिस्से की बात करें विशाल स्नानागार के बारे में, हमें एक बहुत ही बड़ा क्या मिला यहाँ पे, विशाल स्नानागार, बहुत ही ग्रेट बात मिला यहाँ पे। अब ग्रेट बात की कोई तो विशेषता होगी, बहुत बड़ा था, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत बड़ा था। दूसरी बात क्या है, ये एक विशाल स्नानागार आंगन में बना एक जलाशय था, इसकी स्विमिंग पूल हम कहते हैं ना आजकल के टाइम पीरियड पे, वैसा ही एक बहुत ही बड़ा क्या होता था, विशाल स्नानागार होता था, जिसके चारों तरफ से क्या होती थी, नालियाँ होती थी। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे यही इमेज है, देख लेना आप एक बार। तो क्या होता था, यहाँ पे चारों तरफ से एक नाली, मतलब क्या था कि एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, उसके चारों तरफ से क्या है, नालियाँ बनी हुई थी, जिससे क्या हो सके, वो जो पानी है वो आसानी से बाहर चला जा सके। इसलिए, और क्या होता था, इनके दोनों साइड सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी ताकि ये आसानी से आ सकें और जा सकें। इनके तीनों और क्या बने होते थे, कक्ष बने होते थे और एक बड़ा कुआं था। जलाशय का ये जो पानी, इसका पानी क्या होता था, बड़े नाले में बह जाता था। और ये बहुत ही अनोखी संरचना थी, क्योंकि कहा जाता था कोई भी एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य या अनुष्ठानिक कार्य होते थे तब इसका प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ही भव्य और सुंदर दिखता था, ये कहा जाता है। अब हम निचले शहर की बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र से बस्ती थी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी थी, एक सीटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सीटाडेल के बारे में हमने दुर्ग के बारे में देख लिया, फिर दुर्ग में ही हमारा क्या आया था, विशाल स्नानागार, ग्रेट बात आया था। अब हम देखते हैं लोअर टाउन के बारे में, निचले शहर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो निचला शहर था ये आवासनीय था, मतलब यहाँ पे लोगों का रहन सहन होता होगा। अगर हम बात करें, निचला शहर जो था वो दुर्ग के मुकाबले में बहुत ही बड़ा था, ये भी चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। कई भवन जो थे वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे ताकि वो क्या करते थे, नींव का काम करते थे। सीधी सी बात है, कोई हम चीज़ ऊंचा बनाते हैं वो वहाँ पे क्या करता है, नींव का काम करता है वो, ठीक है। ये बहुत ही, अगर हम सीधी सी बात बताएं, दुर्ग छोटा था और ये जो हमारा सीटाडेल छोटा था। अगर हम यहाँ लोअर टाउन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही बड़ा था। तो कहा जाता है इसे बनाने में भी बहुत सारे श्रम की आवश्यकता लगी होगी, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होंगे इसको बनाने में, ये भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, अगर हम निचले शहर की बात करें तो यहाँ की संरचना के बारे में देखते हैं। अब क्या होता था, जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, मतलब क्या है, जल निकलने का एक बहुत ही बेहतर तरीका। ये क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, ये नालियाँ बनाते थे, नालियों के साथ गलियाँ बनाते थे, फिर क्या करते थे, भवनों का निर्माण करते थे। और ये नालियाँ जो होती वो अपने आप को एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। ये बहुत ही अच्छा तरीका था, कोई भी एक तरीके से बस्ती को स्थापित करने का, भवन को स्थापित करने का बहुत अच्छा तरीका था ये। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। आगे यही बताया गया है कि इसी के बारे में। अब क्या होता है, ये प्रत्येक जो घर का जो गंदा पानी होता है वो नालियों के द्वारा निकल जाता है और क्या होता है, बड़े नाले में जाकर बह जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अगर हम बताएं, हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ही स्वच्छ सभ्यता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ की जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी, बहुत साफ़ सुथरा यहाँ ये सभ्यता थी, बहुत ही अच्छी सभ्यता थी कहा जाता है। उस टाइम पीरियड पे भी आप सोचिए कि साफ़ सफाई का कितना ख्याल रखा जाता था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था इस चीज़ के लिए।